नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और फिजिक्स के जो मैकेनिक्स चैप्टर है यानी यांत्रिकी, इसका लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरे यांत्रिकी के सारे सवालों को सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने पिछली वीडियो में 180 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम 181 नंबर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 181, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो हमको पता है जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है। गुरुत्वीय त्वरण घटने की वजह से वस्तु का भार घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा इनके नीचे दिए गए कूटों में सही का उत्तर चुनिए। लिखा है विद्युत बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, वो चाहे विद्युत हो चाहे कोई भी बल हो। हम न्यूटन कह सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन न्यूटन तो होता ही है। पहले का सी सही, तीसरा सही है। दूसरे में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तीसरा सही है कूलाम। अब पहले में न्यूटन होता है, दूसरा सही था पहले का। सी नंबर विद्युत विभव, इसका मात्रक क्या होता है? विभव यानी वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, जो भी सही हो तो जो भी सही हो सही कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो उसे कहाँ से प्राप्त होता? तो जब कोई पृथ्वी के परितः कोई उपग्रह परिक्रमा करता है तो उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी जब पृथ्वी के चारों तरफ कोई उपग्रह यानी घूमता है उपग्रह, तो उसे पृथ्वी के द्वारा जो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, उसी बल को वो अपकेंद्र बल के रूप में कन्वर्ट करके उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जो अपने आप से कलाई घड़ियाँ चलती हैं, इनमें ऊर्जा कहाँ से आती है? तो इनमें ऊर्जा आती है जो हम हाथ में जब पहने होते हैं, तो जब हाथ को इधर उधर हिलाते हैं तो इन्हीं के कंपन से ही उनमें ऊर्जा आती है और उसी कंपन से ऊर्जा प्राप्त करके घड़ियाँ चलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी कैसा महसूस होता है? तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। इसको आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, महसूस किया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है तो भारहीनता क्या होती है? भारहीनता का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, या फिर जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, या फिर निर्वात की स्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारहीनता तभी होती है जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है, तो उस समय भारहीनता की अवस्था आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 187 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक रिजिड है, सबसे अधिक मतलब जिसको हम जिस आकार में रख दें वो उसी के आकार में बना रहेगा। इसको ये है यहाँ पे स्टील। याद रखेंगे, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। पूरे सारे पदार्थों में स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह उपग्रह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो उसे कहाँ से मिलता है? तो अभी हमने बताया था, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से इसको प्राप्त होता है अपकेंद्र बल। जितना बल से पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उसी बल का यूज करके ये अपकेंद्र बल बना करके उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित होती है। तो घड़ी की स्प्रिंग में क्या भंडारित होती? तो घड़ी को जब हम ऐंठन कर करके उसको ऐंठ देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। वही धीरे धीरे छूटती रहती, गति में कन्वर्ट होती रहती है, वही उसकी गतिज ऊर्जा बनती रहती है। इसी तरह स्प्रिंग में जब जैसे जैसे स्प्रिंग ढीली होती है वैसे वैसे सुइयाँ घूमती रहती हैं, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। ऐसा नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण उस पर भी लगता है, चाहे वस्तु के अंदर बैठे हो चाहे वस्तु के बाहर बैठे हो। अगला है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद।
तीसरा ऑप्शन बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऐसा नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण सब जगह बराबर होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना, अंतरिक्ष यान में ऊर्जा होगी तभी तो गति करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन बी सही है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, तभी उसमें भारहीनता की स्थिति आती है। मतलब जो वस्तु का त्वरण होता है यानी जो लिफ्ट का त्वरण होता है वही गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसी स्थिति में भारहीनता की स्थिति आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और भारहीनता की स्थिति कब आती है? जब गुरुत्वाकर्षण बल एकदम शून्य हो जाता है, तब भी भारहीनता की स्थिति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, उस समय अगर अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? तो जैसे मान लो इसमें डोरी बंधी, हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो अगर डोरी टूट जाएगी तो ये सीधी इसी तरह निकल जाएगा, आगे सीधा आगे निकल जाएगा, तो ये स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र में तैरता है। तो अभी हमने कल पिछली वीडियोस में बताया है कि कोई वस्तु किसी के ऊपर तभी तैर सकती है जब तैरने वाली वस्तु का घनत्व जो द्रव होता है उसके घनत्व से कम हो, तो इसी कंडीशन से कोई भी वस्तु किसी दूसरे के ऊपर तैरती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन से क्या लिखे हैं। लिखा है अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, ऐसा नहीं होता। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो कह रहा है किंतु नमक के सांद्र में, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। तो नमक का सांद्र घोल अंडे के, जो अंडा होता है उससे उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो यही लिखा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, ये ऑप्शन सही है। नमक का घनत्व अधिक होगा, अगर ऐसे उसको जल में डुबोएंगे तो जल का घनत्व तो कम है, उसी में अंडा डूब जाएगा। लेकिन जब जल में नमक डाल दिया गया उसका घनत्व बढ़ गया, अब अंडे का घनत्व कम हो गया, उस जो नमक वाले घोल का घनत्व ज़्यादा हो गया, इसलिए अंडा नमक में नहीं डूबेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, इस तरह एक चक्री बनी है गोल गोल, इसी में बैठा हुआ घूम रहा है, तो उसको अपनी चाल अगर कम करना है, स्पीड कम करना है, तो क्या करेगा? अपने चारों हाथ फैला देगा ताकि वायु का अवरुद्ध बने और कुछ तो उसकी स्पीड कम होगी, तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाएगी। इसमें टर्क भी लगेगा, टाउ, जिसको बोलते हैं टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। दूरी कम कर देगा, रेडियस कम कर देगा, तो उसका कहीं ना कहीं घूर्णन जल्दी से बंद हो जाएगा, आराम से वो रुक जाएगा धीरे धीरे करके। तो क्या करना चाहिए? उसे अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए अगर उसको रुकना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो साबुन का काम सिर्फ इतना होता है, वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है या घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, ताकि जो पानी मोटा था, पानी के मोटे का कहने का मतलब पानी की जो पतली परतें थी वो टूट जाती, तो पानी छिद्रों में अंदर प्रवेश कर जाता, महीन से महीन कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाता और उसी में से गंदे मैल को बाहर निकाल देता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर, तो अभी हम लोग को जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? W बराबर FA होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक तो नहीं है। अगला, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा पहला त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। बल का मात्रक क्या होता है? बल बराबर F बराबर ma होता है, F बराबर ma, तो द्रव्यमान गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी सही नहीं हुआ। अगला, शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W/T। तो शक्ति का मात्रक वाट फिर जूल प्रति सेकंड होता है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर, तो देखते हैं कैसे हो सकता है ये। तो ऊर्जा को हम लोग क्या कह सकते हैं? कार्य कह सकते हैं। तो हमने पढ़ा कार्य बराबर Fs या फिर FD cos थीटा।
कॉस थीटा बताता है कि अदिश राशि है। तो एफ डी, एफ फॉर न्यूटन यानी बल का मात्रक न्यूटन, और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो गया? कार्य का। कार्य का ही मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन लिखा डायनामो इसे परिवर्तित करता है। तो डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या हो जाता है? तो दूध से जब क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। देखिए जैसे दूध होता है, दूध है तो पतला होता है, देखा होगा आपने, दूध नॉर्मल दूध पतला होता है, लेकिन जब उसमें से मथानी से मथ करके उसकी क्रीम निकाल देते हैं तो क्रीम निकालने के बाद क्या बनता है? मट्ठा बनता है। अब मट्ठा जब बचा तो मट्ठे को देखिए, दूध को देखिए, तो दूध ज़्यादा पतला है कि मट्ठा ज़्यादा पतला है? तो दूध पतला मतलब दूध का घनत्व तो कम, और मट्ठे का यानी जब उसमें से क्रीम निकाली गई तो उसका घनत्व तो बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये ऑप्शन सही है। W बराबर mg, जी बदलता है प्रत्येक ग्रह पर, इसीलिए उसका भार भी बदलता रहता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ये सही है। तो ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारे लिए सही नहीं हुआ। अगला किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। हाँ, द्रव्यमान कहीं पर भी ले जाओ वो हमेशा बदलता नहीं है, समान रहता है। तो यह भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। तीसरा किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, चलिए सही है, ऑप्शन नंबर यही सही आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार अगला ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ऐसा निश्चित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं पर भी चले जाओ तो भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ। तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा सही कौन सा नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? किसी भी, ऑप्शन नंबर सी देखिए, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति, ये तो सही है। तो हमसे पूछ रहा सही कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी सही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगला, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में जो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। जो भी मटेरियल होता है वही उसका द्रव्यमान होता है। जो मटेरियल जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन होता है। अब कितना स्थान किस मटेरियल यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये घनत्व होता है। वजन कुछ नहीं, वही द्रव्यमान को ही वजन कहते हैं आम बोल भाषा में, लेकिन साइंस की भाषा में द्रव्यमान को द्रव्यमान ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, अभी हमने कल भी इस क्वेश्चन को देखा था, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का सर्वाधिक मान होगा? तो जी का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? हमने बताया था ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होता है, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होने की वजह से ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, अंटार्कटिका के क्षेत्र में, क्योंकि अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों को ही अंटार्कटिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो ये काम करता है पास्कल के नियम पर। कल बताया था इसको हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो न्यूटन मीटर अभी हमने देखा था ना, W बराबर एफ डी, एफ फॉर न्यूटन और डी फॉर मीटर। तो यानी कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है और ऊर्जा का भी मात्रक न्यूटन मीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं देख लेते हैं। पहले दिए बल का मात्रक केवल न्यूटन है, इसी का मात्रक नहीं, बाकी सब ऑप्शन सही होगा। तो यही ऑप्शन इसका आंसर सही है। अगला, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि क्या होगा? ताकि वो अपने शरीर को गति में ला सके। क्या करेगा वो? ताकि अपने शरीर को गतिमान कर सके। यानी छलांग लगाने से, दौड़ने से छलांग लगाना आसान होता है, ऐसा नहीं है। इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, ये बात भी सही, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक इसका कोई खास मतलब नहीं है।
छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। यही ऑप्शन सही है, ताकि वो स्पीड इसलिए बढ़ाता है कि उसका शरीर गतिक अवस्था में आ सके। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि मतलब जो वायुमंडलीय प्रेशर है या फिर वायुमंडलीय जो बहाव है वो समान है। तो यही मान के चलेंगे वायुमंडलीय बहाव समान है, यानी सेम एटमॉस्फेयर में दोनों को गिराया जाता है, या फिर दोनों को निर्वात में गिराया जाता है। दोनों कंडीशन सेम है, या तो दोनों का एटमॉस्फेयर सेम हो या दोनों को निर्वात में गिराएंगे, तब भी दोनों पत्थर एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा पत्थर हो। ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, ना कि द्रव्यमान पर। तो गुरुत्वीय त्वरण प्रत्येक वस्तु में बराबर काम करता है, इसलिए दोनों पत्थर समान समय पर ही पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग का सूत्र क्या है? तो कोणीय संवेग तो हमने क्या पढ़ा, जैसे हम पढ़ते हैं वेग, तो वेग बराबर वो संवेग, केवल संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत के ऊपर ही हवाई जहाज जो उड़ते हैं बर्नौली के सिद्धांत से उड़ते हैं, जो हवाई जहाज के पंखे बनाए जाते हैं बर्नौली सिद्धांत से बनाए जाते हैं। फुहारे के ऊपर जो गेंद नाचती रहती है वो भी बर्नौली के सिद्धांत से ही नाचती रहती। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण नियम पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पानी की सतह पर थोड़ी देर के लिए तैर पाती है, क्योंकि उस समय पृष्ठ तनाव उसका ज़्यादा होता पानी का, या फिर यूँ कह दो तैरती भी रहेगी तो पृष्ठ तनाव की वजह से तैरती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता पानी का। ज़्यादा कहने का मतलब उसमें एक मोटी परत होती, पहली परत पानी की, जब वो टूट जाती तब उसके अंदर सुई डूब जाएगी, नहीं तो उसका पृष्ठ तनाव होने की वजह से सुई भी पानी के ऊपर कभी कभी तैर लेती है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कौन सी क्रिया होती है? तो ये केशिकत्व की घटना होती है। कोई भी सोखता काम करता, दिया जब जलता तो बत्ती की सहायता से तेल उसमें चढ़ता, तो ये सब घटनाएं केशिकत्व की वजह से होती हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ रखा जाता है? ध्रुवों पर तो अधिकतम होता है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो नहीं सकता, दक्षिणी ध्रुव हो नहीं सकता। विषुवत रेखा पर भी न्यूनतम होता है, लेकिन न्यूनतम होने का मतलब एकदम जीरो हो जाएगा कब? जब पृथ्वी के केंद्र पे रख देंगे जाके, तो वहाँ पे जी एकदम जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ध्यान दीजिए, हमारे साइंस को किस तरह से दबाया गया, हमारे देश की साइंस को। तो ये न्यूटन से पहले भी बता दिया था। किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन ध्यान रखिएगा इसको। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो वहाँ पे चंद्रमा पर जाने से क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण घटने की वजह से जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाने का मतलब घड़ी धीरे धीरे काम करेगी। जहाँ पर वो 24 घंटा में एक चक्कर लगाती थी, अब वो 24 घंटा 10 मिनट 20 मिनट जो भी है एक्स्ट्रा टाइम लगाएगी, मतलब धीरे धीरे घड़ी चलेगी। और धीरे धीरे चलने को क्या बोलते हैं? घड़ी का सुस्त पड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? आपने देखा भी होगा। तो देखिए यहाँ पे दाब का नियम काम करता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो सुई का जो अगला भाग होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है। नोक होती सुई की, तो क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल लेती है, तो इसलिए वो पतला क्षेत्रफल कम होने की वजह से उसका दाब ज़्यादा प्रेशर यानी दाब ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर नाखून से दबाएंगे तो नाखून का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर दाब कम काम करता है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा। देख लेते कौन सा सही है। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब लगाता है? नहीं, गलत है ये। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील? ऐसा कुछ नहीं है। नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसीलिए सुई से गुब्बारा जल्दी फट जाता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो जब लिफ्ट
तेजी से नीचे आ रही हो, हाँ ये बात सही है। समान गति से नीचे आ रही हो तो देखिए नीचे ही आएगी तभी उसको वजन अपना कम महसूस होगा। ऊपर जाने वाले ऑप्शन तो सारे गलत हो गए, ऑप्शन डी और सी गलत हो गए। अब तेजी से नीचे आ रही है या फिर समान गति से नीचे आ रही है, तो जब लिफ्ट समान गति से नीचे आएगी तो उसको अपना भार कम ज़्यादा महसूस नहीं होगा। जब तेजी से नीचे आएगी तो अचानक से नीचे आने पर उसको झटका लगेगा, ऐसा लगेगा मैं नीचे गिर गया, उस समय उसको अपना भार शून्य महसूस होगा या फिर बहुत कम महसूस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। यानी अगर यहाँ पे कोई क्रिकेट गेंद है, इसको पैर से अगर मारोगे या फिर फेंकोगे तो प्रक्षेप जो गति होती है वो मैक्सिमम कितनी, यहाँ से कितनी कोण से मारे ताकि ये अधिक दूर पे गिरे जाके, बहुत दूर पे गिरे जाके ज़मीन में। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए किसी वस्तु को। तो 36 से 45 डिग्री का कोण, 36 से 45 डिग्री का कोण, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगले क्वेश्चंस को भी। अगला क्वेश्चन शायद ख़त्म हो गए, देख लेते हैं एक बार ढंग से। हाँ, सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को आंसर से मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर शीट दिया होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने लूसेंट के जो पहला चैप्टर था मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, इसके सारे सवाल हल कर लिए। आपको सारी वीडियो में कैसा लगा, वीडियो कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, जो भी है अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्रम से वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट को एंड करते हैं, या वीडियो को एंड करते हैं और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।